नमस्ते। नमस्ते। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही अहम ग्रंथ चरक संहिता पर बात करने वाले हैं जी। और उसमें भी सूत्र स्थान का जो चौथा अध्याय है, षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है सुनने में। हाँ, थोड़ा है, पर आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनती हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होता है, इसको समझने के लिए ये चैप्टर मतलब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये अध्याय हमें असल में ये दिखाता है कि पुराने जो आचार्य थे, उन्होंने कैसे सैकड़ों औषधियों को, उनके स्रोत, उनको बनाने का तरीका और शरीर पर उनका क्या असर होता है, हम्म। उसके आधार पर एक तरह से व्यवस्थित किया। हम्म। और खास तौर पर विरेचन हम्म। यानी जो बॉडी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है हम्म। और उससे जुड़ी जो फॉर्मुलेशंस हैं, हम्म। उन पर इसमें काफी विस्तार से चर्चा है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद यही है नहीं। कि इस अध्याय का जो सार है, जो इसका सिस्टम है, उसको समझें। हाँ, और इसमें जो ज्ञान छिपा है उसे थोड़ा उजागर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय के नाम में ही शत यानी 100 जी और विरेचन ये शब्द आ रहे हैं। जी और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसमें कुल 600 योगों का जिक्र है। हाँ, 600। 355 वमन के लिए मतलब उल्टी कराने वाले और 245 विरेचन यानी दस्त कराने वाले। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। वाकई है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये योग बनती किन चीजों से हैं? इनके जो मूल स्रोत हैं वो क्या है? हाँ, ये जो 600 युगों का जो संकलन है, वो वाकई बहुत प्रभावशाली है। इनको बनाने के लिए ना 6 मुख्य स्रोत बताए गए हैं, मतलब 6 आश्रय। आश्रय। हाँ, आश्रय ये वो प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे ये औषधीय द्रव्य लिए जाते हैं। जैसे कि पहला है मूल यानी जड़ें, अच्छा। दूसरा त्वक पेड़ की छाल, तीसरा पत्र पत्ते, चौथा पुष्प फूल, पांचवा फल और छठा है क्षीर। क्षीर मतलब दूध। हाँ, कुछ खास पौधे होते हैं ना जिनका दूध जैसा स्राव निकलता है, लेटेक्स जिसे कहते हैं ये। वो। तो इन्हीं 6 स्रोतों से ये सारे के सारे मतलब वमन और विरेचन कराने वाले योग तैयार होते हैं। और ये वर्गीकरण दिखाता है कि पौधे का लगभग हर हिस्सा औषधीय महत्व रख सकता है। कमाल है। तो ये तो हो गए इनके नेचुरल सोर्स। अब बात आती है कि इन जड़ों, पत्तों, फूलों वगैरह से औषधि बनाई कैसे जाती है। स्रोत में 5 मुख्य कषाय कल्पनाओं का जिक्र है। ये क्या चीज है? क्या ये दवा बनाने के अलग-अलग मेथड्स हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। कषाय कल्पना का मतलब ये है औषधि बनाने की प्रक्रिया या कह लीजिए विधि। अच्छा। ये वो तरीके हैं जिनसे पौधे के जो औषधीय गुण हैं उनको निकालकर इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। चरक संहिता में इस अध्याय में 5 मुख्य विधियां बताई हैं। कौन-कौन सी हैं वो? पहला है स्वरस मतलब रस। ये सबसे सीधा तरीका है। ताजी औषधि ली, जैसे कोई पत्ता या जड़, उसको कूटा या पीसा और उसका रस निकाल लिया। अच्छा, फ्रेश जूस जैसा। हाँ, बिल्कुल। और ये औषधि का सबसे ताजा और शायद सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। ओके। दूसरा? दूसरा है कल्क मतलब पेस्ट। इसमें ताज़ी औषधि को पानी के साथ या कभी-कभी बिना पानी के भी सिलबट्टे पर या आजकल मशीन में पीसकर चटनी जैसा या लुगदी जैसा बना लेते हैं। पेस्ट। ठीक है। तीसरा है श्रुत या क्वाथ, जिसे हम आम भाषा में काढ़ा कहते हैं। हाँ, काढ़ा तो सुना है। ये शायद सबसे कॉमन तरीका है। हाँ। इसमें औषधि का मोटा पाउडर लेते हैं, यवकुट कहते हैं उसे, उसको पानी में डालकर उबालते हैं। कितनी देर तक उबालते हैं? इसका एक सामान्य नियम यह है कि जितनी औषधि है उससे 16 गुना पानी लें। 16 गुना? काफी ज्यादा? हाँ, और उसे तब तक उबालें जब तक वो 8वां हिस्सा न रह जाए, मतलब 1/8। फिर उसे छानकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता होगा। जी। चौथा है शीत। इसे शीत कषाय या हिम भी कहते हैं। शीत मतलब ठंडा? हाँ, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं ना जिनके गुण गर्मी से शायद नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए ये तरीका है। इसमें औषधि के पाउडर को रात भर ठंडे पानी में भिगो कर रख देते हैं। ओके। और सुबह उसे मसल कर छान लेते हैं, बिना उबाले? बिना उबाले। और पांचवा है फांट। ये एक तरह से गरम कषाय है। फांट? ये कैसा नाम है? हाँ, फांट। ये समझिए कि जल्दी वाला काढ़ा है। इसमें औषधि के पाउडर को उबलते गर्म पानी में डालते हैं, ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद मसल कर छान लेते हैं जब वो गुनगुना रह जाए। अच्छा, इंस्टेंट काढ़े जैसा? कुछ वैसा ही, हाँ। तो ये 5 मुख्य कल्पनाएं हैं। ये तो वाकई औषधि बनाने की एक पूरी विज्ञान प्रणाली लग रही है। हर तरीके का अपना महत्व होगा। बिल्कुल। क्वाथ के बारे में एक बात और थी स्रोत में कि उसकी मात्रा अलग-अलग हो सकती है, उत्तम, मध्यम और हीन। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये आयुर्वेद का जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन वाला सिद्धांत है ना, उसको दिखाता है। अच्छा। क्वाथ की मात्रा, रोगी के बल, उसकी उम्र, रोग कितना गंभीर है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। उत्तम मात्रा जो करीब 8 तोला होती है, वो शायद बलवान रोगी या गंभीर अवस्था में दी जाती होगी। मात्रा लगभग 4 तोला, वो कमजोर रोगी या हल्के रोग में। ये वैद्य अपने विवेक और अनुभव से तय करते हैं। समझ गई। तो ये पता चल गया कि औषधियाँ आती कहाँ से हैं और बनती कैसी हैं।
अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि चरक संहिता इन्हें इनके असर के आधार पर कैसे ग्रुप्स में बांटती है। जी। स्रोत में 50 महाकषायों का उल्लेख है, यानी 50 बड़े समूह, और हर समूह में 10 औषधियां हैं जो एक जैसा काम करती हैं। हाँ, 10-10 औषधियों के 50 गण। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है जीवनीय महाकषाय। ये तो सुनने में ही बड़ा पॉजिटिव सा लग रहा है। है ही। जीवनी का मतलब ही है जीवन देने वाला या जीवन शक्ति बढ़ाने वाला। अच्छा। इस समूह की जो औषधियां हैं उनका मुख्य काम है शरीर की धातुओं का पोषण करना, ओज बढ़ाना और रोगों से लड़ने की ताकत मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। कौन सी औषधियां आती हैं इसमें? इसमें जीवंती और मुलेठी जैसी काफी जानी मानी औषधियां हैं। कुल 10 हैं वैसे, जैसे जीवक, ऋषभहक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली। ये सब शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। आजकल की भाषा में कहें तो एक तरह से टॉनिक या रिजुवेनेटिंग हर्ब्स। बहुत अच्छे। अब शरीर की सफाई पर आते हैं, क्योंकि अध्याय का नाम ही विरेचन से जुड़ा है। तो शरीर से जो व्यर्थ पदार्थ हैं या बड़े हुए दोष हैं, उनको निकालने वाली औषधियों के बारे में क्या बताया गया है? स्रोत में भेदनीय और रेचनीय ये 2 शब्द दिख रहे हैं। हाँ, ये दोनों ही शरीर से मल और दोष निकालने में मदद करते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, भेदनीय द्रव्य जो हैं वो उन जमे हुए या कह लीजिए सख्त या चिपके हुए मल और दोषों को भेद कर मतलब तोड़कर बाहर निकालते हैं। अच्छा, जैसे कोई ब्लॉकेज हो उसे तोड़ना। हाँ बिल्कुल, जैसे शरीर के चैनल्स स्रोतस जिन्हें कहते हैं, उनमें कोई रुकावट पैदा हो रही हो तो ये उसे तोड़कर निकालते हैं। और रेचनीय? रेचनीय द्रव्य जो हैं वो मुख्य रूप से नीचे की ओर यानी गुदा मार्ग से मल और दोषों के बहाव को, फ्लो को बढ़ाकर शरीर से बाहर निकालते हैं। ये एक तरह से लैक्सेटिव या परगेटिव का काम करते हैं। अच्छा, तो एक भेद कर निकाल रहा है, दूसरा बहाकर। सही। उदाहरण के तौर पर सामान्य विरेचन के लिए त्रिवृत एक मुख्य औषधि बताई गई है। त्रिवृत? हाँ, अगर हल्का विरेचन कराना हो, माइल्ड परगेशन, तो आरगवद यानी अमलतास का प्रयोग होता है। अमलतास, वो पीले फूलों वाला? जी वही। और अगर तेज यानी तीक्ष्ण विरेचन की जरूरत हो तो फिर स्नूही दुग्ध मतलब थूहर का दूध जैसी औषधियों का भी उल्लेख है। लेकिन इनका प्रयोग बहुत सावधानी से और किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि ये काफी तीव्र होती हैं। समझ गई, ये अंतर समझना जरूरी था। अब जरा पाचन पर आते हैं। जी। एक शब्द आता है दीपनीय। क्या इसका मतलब है जो हमारी पाचन अग्नि, जठराग्नि को दीपक की तरह जला दे, तेज कर दे? बिल्कुल। दीपनीय महाकषाय का काम ही यही है, अग्नि दीपन, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाना। जब अग्नि ठीक से जलेगी तभी तो खाना ठीक से पचेगा। सही बात है। इस समूह में भी 10 औषधियां हैं और मजे की बात यह है कि इसमें पिपली, चित्रक, अदरक यानी शुंठी, काली मिर्च यानी मरिच और हींग यानी हिंगू जैसी चीजें भी शामिल हैं जो हम रोज रसोई में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो सब जानी पहचानी है। इनके गुण भी बताए गए हैं। ये स्वाद में तीखी यानी कटु, खट्टी यानी अम्ल या नमकीन यानी लवण हो सकती हैं। तासीर में गर्म होती हैं और पचने में हल्की यानी लघु। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है शारंगधर के हवाले से कि दीपनीय द्रव्य अग्नि तो बढ़ाते हैं पर आम का पाचन नहीं करते। ये आम क्या भला है और इसका पाचन कौन करता है फिर? हाँ, ये आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आम। इसका सीधा मतलब है अधपचा भोजन या मेटाबॉलिज्म के दौरान जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो। अच्छा, मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। जी। तो दीपनीय औषधियां भूख तो बढ़ाती हैं, पाचन अग्नि तेज करती हैं, लेकिन अगर शरीर में पहले से आम जमा है तो उसे ये पचा नहीं पाती। तो मतलब सिर्फ हाजमा बढ़ाना काफी नहीं है? नहीं, यहाँ एक बड़ा सबक ये है कि शरीर में जमा जो गंदगी है, जो आम है, उसको पचाना एक अलग प्रक्रिया है। तो फिर ये आम पचता कैसे है? उसके लिए स्रोत बताता है कि तिक्थरस यानी कड़वे स्वाद वाली औषधियां आम पाचक होती हैं। कड़वी? जैसे चिरायता है, कुटकी है। तो जरूरत के हिसाब से वैद्य ये देखते हैं कि सिर्फ अग्नि बढ़ानी है या आम पचाना है या दोनों काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से दीपनीय, पाचक या दोनों तरह की औषधियों का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये तो वाकई बहुत सटीक निदान और उपचार की बात हो गई। बिल्कुल, ये आयुर्वेद की खूबी है कि प्रॉब्लम क्या है, अग्नि मंद है या आम जमा है या दोनों। सही। क्या इसी तरह के और भी समूह हैं जो खास काम करते हैं, जैसे आपने बताया टॉनिक वाले, वैसे ही शरीर को ताकत देने वाले या सूजन कम करने वाले? हाँ, कई हैं। जैसे बल्य महाकषाय है, बल्य मतलब बल देने वाला। अच्छा। इसमें दूध, घी, मांस रस जैसी सामान्य चीजें भी हैं और शतावरी जैसी खास औषधियां भी। हृदय को, हार्ट को विशेष बल देने के लिए अर्जुन की छाल का उल्लेख है। अर्जुन की छाल तो आज भी बहुत इस्तेमाल होती है हार्ट के लिए। जी बिल्कुल। इसी तरह शोधहर महाकषाय है। शोध मतलब सूजन,
इन्फ्लेमेशन। तो ये सूजन कम करने वाला समूह है। इसमें दशमूल का जिक्र है, जो 10 जड़ों का समूह होता है, और त्रिवृत पत्र का भी। दशमूल के बारे में ये भी बताया है कि ये नाम आचार्य सुश्रुत ने दिया था। अच्छा। और इसके गुण बताए हैं कि ये अपनी गर्म तासीर उष्णवीर्य से वात को शांत करता है, और कसैले कड़वे स्वाद कषाय तिक्त रस से पित्त और कफ को खत्म करता है। यानी एक तरह से त्रिदोष शामक है। दशमूल इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पेट के कीड़ों की समस्या, कृमि रोग, ये भी काफी आम है। इसके लिए भी कोई विशेष समूह बताया गया है? जी हाँ, कृमिग्न द्रव्य हैं। कृमिग मतलब कृमि का नाश करने वाले। एंथेलमेंटिक्स। बिल्कुल, एंथेलमेंटिक्स। इनका काम है कृमियों को नष्ट करना या शरीर से बाहर निकालना। इनके गुण भी बताए हैं। स्वाद में तीखी, कड़वी या कसैली होती हैं, तासीर में गर्म होती हैं। कोई खास उदाहरण है? हाँ, दिए हैं। जैसे पलाश की बीज, टेसू या ढाक की बीज जिन्हें कहते हैं, वो राउंडवर्म या गंडूपद कृमि के लिए, और विडंग जो है वो टेपवर्म स्फुटित कृमि के लिए विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है। अच्छा, स्पेसिफिक भी बताया है? जी, यहाँ एक शब्द अपकर्षक भी इस्तेमाल हुआ है। उसका मतलब है कृमियों को उनके स्थान से खींचकर या हटाकर बाहर निकालना। स्पष्ट है। स्रोत में एक जगह मुझे दिखा मार्ग भेद से 4 प्रकार। इसका क्या मतलब है? ये 4 प्रकार क्या हैं? ये संभवतः शरीर से दोषों को निकालने के जो 4 मुख्य रास्ते हैं या जो शोधन प्रक्रियाएं हैं, उनकी ओर इशारा है, जिन्हें हम पंचकर्म के मुख्य कर्मों में भी गिनते हैं। कौन कौन से? पहला वमन, यानी उल्टी कराकर कफ दोष को निकालना। दूसरा विरेचन, दस्त कराकर पित्त दोष को निकालना। तीसरा आस्थापन बस्ती, यानी काढ़े की एनिमा देकर वात दोष को निकालना। और चौथा शिरोविरेचन, जिसे नस्य भी कहते हैं, नाक में दवा डालकर सिर के दोषों को निकालना। अच्छा, ये पंचकर्मों वाले ही मुख्य तरीके हैं? हाँ, ये 4 मुख्य तरीके हैं जिनसे बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर किया जाता है। बहुत ही व्यवस्थित। अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है शारंगधर के अनुसार ग्राही और स्तंभन द्रव्यों के बीच। ये दोनों शब्द सुनने में तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी चीज को रोकते हैं या पकड़ते हैं, पर इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण भेद है, और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। देखिए, दोनों का जो अंतिम परिणाम है वो कई बार एक जैसा लग सकता है, जैसे दस्त का रुक जाना, लेकिन इनके गुण और इनके काम करने का तरीका एकदम उल्टा है। एकदम उल्टा? कैसे? पहले ग्राही द्रव्य को समझते हैं। ग्राही द्रव्य पाचन को सुधारते हैं। दीपन और पाचन दोनों काम करते हैं। ये मुख्य रूप से तीखे या कटु स्वाद वाले होते हैं और गर्म या उष्णवीर्य तासीर के होते हैं। इनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और ये वात दोष को कम करते हैं। अच्छा, तो ये रोकते कैसे हैं? ये सीधे रोकते नहीं। इनका काम है आंतों की जो ग्रहण शक्ति है, एब्जॉर्प्शन पावर, उसको बढ़ाना और पचे हुए मल को बांधना। मतलब जो पानी वाला पतला मल है उसको सुखाकर बांधते हैं। अच्छा, उदाहरण? जैसे सोंठ है, जीरा है, इन्हें आप डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट और एब्जॉर्बेंट कह सकते हैं। समझ गई। अब स्तंभन? अब स्तंभन द्रव्य ये बहते हुए मल या रक्त वगैरह को सीधे रोकते हैं। स्टिप्टिक या एस्ट्रिंजेंट जिसे कहते हैं। ये मुख्य रूप से कसैले या कषाय स्वाद वाले होते हैं और ठंडे या शीतवीर्य तासीर के होते हैं। इनमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है और ये वात दोष को बढ़ाते हैं क्योंकि ये रूखापन लाते हैं। ओह, तो ये पाचन पे काम नहीं करते? नहीं, इनका काम पाचन सुधारना नहीं, बल्कि सीधे बहाव को, गति को रोकना है, चाहे वो दस्त हो या कहीं से खून बह रहा हो। उदाहरण के लिए कुटज है, पठानी लोध्र हैं। बाप रे, ये तो वाकई बिल्कुल उल्टे गुण हो गए। ग्राही पाचन ठीक करके, अग्नि बढ़ाकर, मल को सुखाकर बांध रहा है। गरम है, अग्नि प्रधान है, वात कम कर रहा है। जी। और स्तंभन अपनी ठंडक और रूखेपन से सीधे बहाव को ही जकड़ रहा है। ठंडा है, वायु प्रधान है और वात बढ़ा रहा है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद की वैज्ञानिक गहराई है कि वो इतने सूक्ष्म स्तर पर औषधियों के गुणों और उनके कर्मों का विश्लेषण करता है। सिर्फ बाहर का लक्षण देखकर दवा देना काफी नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है और दवा कैसे काम करेगी, ये समझना जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो ये षड्विरेचन शताश्रीय अध्याय सिर्फ विरेचन के योगों की लिस्ट भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी यानी औषधि विज्ञान और द्रव्य गुण विज्ञान की एक तरह से नींव है। इसमें औषधि का स्रोत कहाँ से है, उसे बनाने का तरीका क्या है, उसके मुख्य काम के आधार पर उसका वर्गीकरण कैसे है, जैसे ये महाकषाय।
और यहाँ तक कि उसके सूक्ष्म गुण जैसे रस, वीर्य, महाभूत प्रधानता, इन सब का भी ध्यान रखा गया है, जैसे ग्राही और स्तंभन की तुलना में हमने देखा। निश्चित रूप से ये अध्याय आयुर्वेद का जो एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है उसका प्रमाण है। हर औषधि का अपना एक प्रोफाइल है और उसे कैसे, कब और क्यों इस्तेमाल करना है, इसका एक पूरा विज्ञान इसके पीछे है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं बल्कि एक विकसित चिकित्सा पद्धति है। इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि आयुर्वेद दीपनीय यानी अग्नि बढ़ाने वाला और आम पाचक यानी टॉक्सिन पचाने वाला, या फिर ग्राही यानी पाचन सुधार कर बांधने वाला, और स्तंभन यानी सीधे रोकने वाला, इन क्रियाओं में कितना बारीक फर्क करता है। जी। इससे सोचते हुए क्या आज के दौर में जब हम अपनी सेहत से जुड़े समाधान ढूंढते हैं, हम इन बारीकियों पर ध्यान देते हैं, या हम अक्सर लक्षणों को बस दबाने वाली, ऊपरी तौर पर काम करने वाली, या कह ले वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अपना लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस प्राचीन ज्ञान की ये जो सूक्ष्म दृष्टि है वो हमें अपनी सेहत को और बेहतर तरीके से समझने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत सही बिंदु उठाया आपने। ये सूक्ष्म भेद ही सुरक्षित और लक्षित उपचार का आधार बनते हैं, चाहे वो प्राचीन चिकित्सा हो या आधुनिक।